Hello everyone. Good morning to all of you. We can start the lecture. वेब को स्टडी कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं. So in case you have any doubt from the previous lecture, theoretically or otherwise, you can ask. Or if you have got everything, so we can go ahead. हाँ, एक बार इसको भी कंफर्म कर दीजिए, sound and the screen. Hopefully things are fine. लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग वेव या फिर ओके थैंक यू स्ट्रिंग वेव या जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे थे. स्ट्रिंग वेव क्या होता है? स्ट्रिंग में जो वेव चल रहा था वो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव होता है एंड उससे रिलेटेड स्टफ जैसे कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है वो आपने कैलकुलेट की थी. उसका प्रूफ कैलकुलेट किया था अंडर रूट टी बाई म्यू. एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. या तो इस पर बेस्ड ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर किसी क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन करवाएगा आपसे. So simple है. Tension has to be in the string. Mu, that's the mass per unit length of the string. Depending upon mu and t, we can be claimed to be constant or variable. इसके बाद हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पता किया था कि एनर्जी कैसे स्टोर्ड होता है और कौन कौन से फॉर्म में होता है. सो काइनेटिक और एंड पोटेंशियल के फॉर्म में आपको पता चला था कि काइनेटिक के फॉर्म में और पोटेंशियल के फॉर्म में इसको लिखते हैं. मैं एक बार रीशेयर कर देता हूँ स्क्रीन. लेट्स सी कि क्या आपका स्क्रीन का इशू रिजॉल्व हो गया. तो फिर एनर्जी के बारे में मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा था. एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल किस तरह से चलता है. सो इफ यू रिमेंबर और यू शुड बी मस्ट बी रादर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम. दस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. अगर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आप लिखना चाहते हो सो जनरली हम इसको स्मॉल यू लेटर से यूज कर लेते हैं. स्मॉल यू का मतलब हुआ एनर्जी डेंसिटी. के मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. दिस केम आउट टू बी हाफ रो डेल वाई अपॉन डेल टी होल स्क्वायर. याद रखना बहुत आसान है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है. और ये डेंसिटी है तो हम लोग जानते हैं कि मास जो है वो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है. बर्नौली में भी देखा था. सो बर्नौली में देखा था हाफ रो वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. एग्जैक्टली ये भी है. लेकिन उसमें वी किसका यूज करेंगे? पार्टिकल्स का यूज करेंगे क्योंकि मोशन तो पार्टिकल कर रहा होता है. सो हाफ एम वी स्क्वायर ही है डेंसिटी के टर्म में लिखा हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया. अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात. फिर ये जो डेंसिटी है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को हम लीनियर डेंसिटी से रिप्लेस कर देंगे. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की बात कर सकते हैं आपसे. सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था एंड दिस केम आउट टू बी हाफ रो. एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मेट पे भी आता है. हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर. इसको भी याद रखना आसान है क्योंकि देखो एक में डेल वाई अपॉन डेल टी आता है तो दूसरे में दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव आएगा. और जिसमें डेल वाई बाई डेल टी है वो खुद वेलोसिटी है. तो डायमेंशनली आप देखोगे कि ये वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर आ जा रहा है. और ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये डायमेंशन लेस हो जाएगा. तो उसके लिए वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए. इसलिए वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ वी जो है वो वेव वेलोसिटी है. so, वेव का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्क्वायर से सो दैट कि वो डायमेंशनली वैलिड बना रहे. फिर आपने देखा था टोटल एनर्जी डेंसिटी. यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनके डेरिवेशन किए और अब इनका यूज करेंगे. सो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर इसको स्मॉल यू से लिखा जाए तो दोनों को एडअप कर देते हैं. आपको पता चल रहा था हाफ रो डेल वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर दैट इज काइनेटिक वर्जन
प्लस वी स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, पोटेंशियल वर्जन। दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड और ये कैसे कंटेंड इन अ ट्रैवलिंग वेव। किसी भी वेव पे कितने टाइम पर किसी भी लेंथ पर अगर आपको कैलकुलेट करना है इससे निकाल सकते हैं। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल वही हम लोग पकड़ेंगे, स्टैंडर्ड एग्जांपल, और उसके रिजल्ट्स भी हम लोग याद रखेंगे। सो अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज कर लेंगे। नया कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम उसके डिफरेंशिएशन को निकालेंगे और इस फंक्शन में रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। आपने कुछ लिखा है वो पोटेंशियल एनर्जी वाला v किसकी वेलोसिटी है। अभी मैंने बताया उसको याद रख लीजिए। ये पोटेंशियल एनर्जी वाला v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी। तो जब हम लोग v लिखते हैं तो वेव के लिए लिखते हैं, और पार्टिकल के लिए अब इसको आप चाहो तो vp लिख सकते हो, अदरवाइज इसको y के टर्म में लिखना है। ये जो है ये भी एक वेलोसिटी है, बट वो किसकी वेलोसिटी है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी है। पार्टिकल की वेलोसिटी को स्क्वायर करने से काइनेटिक एनर्जी आती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स। ओके, अब इसको एग्जांपल समझ लीजिए या फिर जो भी समझ में आए, और इसको सॉल्व कर लेते हैं इस एनर्जी को। कुछ ऐसा बोलेगा कि एक ट्रैवलिंग वेव है। ये जो हम लोग वेव पढ़ रहे हैं इसको ट्रैवलिंग वेव और सिंपली वेव कहते हैं। आगे चल के स्टेशनरी वेव भी आएंगे। सो ऐसा लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू a sin kx minus omega t। इट इज रूट t बाई म्यू। हाँ, ये जो वेव वेलोसिटी है वो t बाई म्यू है, ये जो वेलोसिटी लिखी हुई है। सो लेट y एक डिस्टरबेंस है, इज इक्वल टू a sin kx minus omega t, किसी स्ट्रिंग पर है, is a string wave इक्वेशन। आपसे पूछता है फाइंड, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा जैसे कि डेंसिटी वगैरह की जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो बोलेगा फाइंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस स्ट्रिंग ऑन लेंथ lambda at पर्टिकुलर टाइम में भी t इक्वल टू 0। सो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर स्ट्रिंग के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये अपने को बताना है। और भी देगा, जैसे कि अपने को डेंसिटी देता है, गिवन दैट रो इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेंसिटी आपको बता दे रहा, और वी नीड टू फाइंड दिस थिंग कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। एक और क्वेश्चन इसी के साथ एसोसिएट कर देते, वो भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आल्सो फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी आपसे पूछ सकता है, यानी एनर्जी, जब एनर्जी डेंसिटी बोलेगा तो इसका पहला मीनिंग हम लोग समझेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट लेंथ की बात करेगा तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है और समझना है कि किस तरह से जो लास्ट क्लास में प्रूफ किए गए थे रिजल्ट, उनको अप्लाई करेंगे। सो अगर स्ट्रिंग को ड्रॉ करते हैं जस्ट टू रिलेट इट थिंग विद दीज थिंग्स, तो ये कुछ इस तरह से वेव बना रहा होगा, और ये जो डिस्टरबेंस है ये प्रोपोगेट करता हुआ नजर आएगा। मे बी ये जैसे दिया गया कि x माइनस ओमेगा टी, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है। ये x इक्वल टू 0 आप पकड़ सकते हो, तो फिर आप जानते हो कि ये जो पॉइंट होगा वो x इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा हाफ वेवलेंथ, ये 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ये ट्वाइस लेमडा हो जाएगा। सो अपने को बेसिकली ये बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेमडा का लेंथ है, इतने लेंथ पर t इक्वल टू 0 पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन।
t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ किसी एक टाइम इंस्टेंट पर। सो जिस टाइम इंस्टेंट की बात करेगा उस टाइम इंस्टेंट पर उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे और वो पिक्चर हमको ऐसी नजर आ रही है। अब आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब्ड है अपनी पोजीशन से, तो इनके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा एज वेल एज उनके पास वेलोसिटीज है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। वो सारा फंडा कॉन्सेप्ट जितना हम लोगों ने अभी तक लर्न किया है, सॉल्व करने के लिए उतना सारा डेरिवेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला पर आते हैं। अगर अपने को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली टोटल एनर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस वी नो की टोटल एनर्जी डेंसिटी U is given as half rho del y by del t square plus v square del y अपॉन del x के स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है जहां से आप प्रोसीड करेंगे। y आपको पता है, यहाँ से हम del y अपॉन del t निकाल सकते हैं, del y अपॉन del x भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली निकाल करके इसी पे ही रख रहा हूँ। ये जो du है वो बेसिकली टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx। यू रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस। So total energy divided by volume, that's called energy density. This is going to be equal to half rho. Can we find the del y by del t from here? तो इसको आप del y by del t कैलकुलेट करोगे तो a ऐसा रहेगा, साइन विल बिकम cos, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा भी आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा cos kx माइनस ओमेगा t हो जाएगा। अगर ये डेरिवेशन समझने में इशू हो तो मेरे को बताना, डिफरेंशिएशन जो मैंने किया है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और x को कांस्टेंट ट्रीट कर लेना होता है, यू नो दैट। साइन विल बिकम cos, और ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा आ जाएगा, उसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया, प्लस v स्क्वायर कम टू दिस डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वंस, और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा a k कॉफिशिएंट बन करके आएगा, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, और ये बनेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसी पूरे स्टफ को स्क्वायर करना होगा। देखने में थोड़ा सा लेंथी है, कैरी ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ से आएगा हाफ रो, जो कुछ कांस्टेंट कॉमन लग रहा है उसको निकाल लेते हैं, ए कॉमन लगा तो ए को भी बाहर कर लिया, सो ए स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा। इन ब्रैकेट हियर यू आर गोइंग टू गेट एज ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस v स्क्वायर के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, और cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ रहा था। अब देखो इसमें x का भी फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है, दैट मीन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम और पोजीशन के साथ बता रहे हैं। अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वी स्क्वायर के स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आपको याद आएगा अपने पास एक रिलेशन होता है क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। देन यू कैन रीराइट इट एज, सिंस यू नो दिस फंक्शन और रिलेशन, तो v और k की जो वैल्यू है वो ओमेगा के बराबर होती है। इसका मतलब v और k का स्क्वायर जो होगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो v और k स्क्वायर है ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। देन यू रियलाइज कि ये दोनों सेम टर्म लिखे हुए हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन और भी मिलने वाला है, वो हम लोग भी बात करेंगे। सो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है जितना काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा वेव है, सो और ट्रैवलिंग वेव में जितना पोटेंशियल एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। इसको हम लोग अलग से प्रूव कर लेंगे और लिख भी लेंगे, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स आ गए। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 + 1 2, और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एनर्जी डेंसिटी आया हुआ, एनर्जी डेंसिटी, और डीई बाई एस टी एस लिख सकते हो। सो वेव फंक्शन दिया होगा तो वहां से हम एनर्जी डेंसिटी को सिंप्लीफाई करके इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपसे अगर टोटल एनर्जी पूछता है, स्टोर्ड एनर्जी बताइए कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, सो उसके लिए फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो वी कैन राइट इट एज डीई इज इक्वल टू
रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी और इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डीएक्स। ना अगर टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है किसी भी लेंथ पर तो उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। किस लेंथ पर चाहिए अपने को? एक वेव लेंथ पर चाहिए तो 0 से लेमडा तक लिखेंगे तब भी चलेगा, या लेमडा से 2 लेमडा के बीच में निकालेंगे तब भी चलेगा। तो किसी एक वैल्यू से लेमडा प्लस तक जाना है। सो सिंपलेस्ट हमारे लिए 0 से लेमडा चलेगा, तो 0 से लेमडा चला देंगे। और जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पर टाइम भी अपना रोल प्ले करेगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन बोलेगा किस टाइम पर निकालना है, तो जिस टाइम पर निकालना है उस टाइम की वैल्यू रख देंगे। जैसे t इक्वल टू 0 बोला तो t इक्वल टू 0 पे रखने से अपना t का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दिस विल कम एज e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में आप देखोगे कि ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन आएगा cos स्क्वायर kx ओमेगा डी 0 हो जाएगा, और एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला भी टर्म बाहर आ जाएगा। 0 से लेमडा तक इसको आपको इंटीग्रेट करना है dx। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर बन जाएगा। एक बार इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। सो वैसे भी जानते हो कि ये कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे। सो e इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आप हाफ लगाएंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा dx 0 से लेमडा। ना ये जो cos फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन होते हैं, 0 से लेकर के एक कंप्लीट वेवलेंथ में उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 आता है, क्योंकि जितना अप साइड एरिया होगा उतना ही डाउन साइड एरिया आएगा। सो ये जो पहला टर्म है वही सर्वाइव करेगा, जिससे कि लेमडा निकल करके बाहर आ जाएगा। तो अपने को पता चलता है कि एक वेवलेंथ में जो एनर्जी स्टोर्ड आ रही है दैट E इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेवलेंथ। इसको भी एज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला की तरह आप ट्रीट कर सकते हो और याद रख सकते हो। So within one wavelength or in one wavelength, how much the energy stored is at any instant of time. So how much energy contained is वो उसकी वैल्यू आएगी हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेवलेंथ। एक वेवलेंथ के पास आपको कितना एनर्जी है पता चल गया। अगर 100 वेवलेंथ के बारे में बात करेगा तो हर वेवलेंथ के पास हर वेवलेंथ लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो यही होगी। उसको आप एडअप करते चले जाएंगे तो टोटल एनर्जी हम किसी भी केस के लिए निकाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए और इसके आगे फिर हम आपको बताते हैं। आपने कुछ डाउट्स लिखे हुए उनको मैं पढ़ लेता हूँ। Why did we integrate from 0 to lambda? Can you actually explain? ये क्वेश्चन था और ये स्टैंडर्ड टाइप का बनाने की कोशिश की गई कि वी आर लुकिंग फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग फॉर दिस लेंथ। सो अगर हम एक वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एक वेवलेंथ हम कहीं से भी कैच कर सकते हैं। यू कैन कैच फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। For simplicity purpose, I catched from 0 to lambda. Okay. So ये 0 से lambda आपको समझ में आया। अगर 0 से lambda भी नहीं लेना चाहते तो टोटली आपकी मर्जी है। आप इसको किसी x1 से लीजिए, x1 से लेकर के x1 प्लस lambda तक लीजिए, so that कि हमारा टोटल जो जोन ऑफ इंटीग्रेशन हो वो lambda हो। तो आप देखोगे कि वो मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहीं पर इसको अगर आगे वॉच करो इंटीग्रेशन पता चल जाएगा कि लेमडा का अगर हम लोग रेंज लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए तो कॉस साइन ये सारे इंटीग्रेशन कैसे हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो वो चाहे 0 से लेमडा हो या लेमडा से 2 लेमडा हो या 3 लेमडा से 4 लेमडा हो, किसी भी लेमडा ड्यूरेशन के लिए इंटीग्रेशन में कॉस साइन 0 हो जाता है। और जो फर्स्ट टर्म आएगा वो भी लेमडा के बराबर ही आएगा। तो इसलिए हमने लेमडा पिक किया। 0 से लेमडा क्यों लिया वो मैंने आपको बताया। फिर आपने लिखा व्हाई डू वी टेक टी इक्वल टू 0। वेल टी इक्वल टू 0 जस्ट उससे कि किसी एक इंस्टेंट पे बताना होता है। ये जो ट्रैवलिंग वेव्स होते हैं ना ये एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं, तो एनर्जी कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं रहती है। एनर्जी ट्रैवल कर रही है, जैसे ये डिस्टर्बेंस जा रहा होता है तो एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती है।
तो अगर किसी एक पर्टिकुलर जोन में या स्पेस में आपको एनर्जी पता करनी है तो आपको ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किस टाइम पर आप पता करना चाह रहे हो। तो इसलिए टाइम बोलना जरूरी है कि किस टाइम के बारे में बात कर रहे हो। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये कोई और भी टाइम पूछा गया होता तो वो एज अ कांस्टेंट वैल्यू की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा होता। और कांस्टेंट के साथ भी अगर इसके साथ 2kx की जगह कुछ कांस्टेंट लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस और साइन का ग्राफ जो होता है वो पीरियोडिक होता है और वो लेमडा के बाद अपने आप को रिपीट करता है। और जितना हाफ लेमडा में ऊपर रहेगा और सेकंड हाफ पे नीचे रहेगा। तो अगर ये टी जीरो की बजाय कोई और भी वैल्यू रहा होता तब भी हमारा आंसर यही आता। सो दैट मीन्स दिस इज द एनर्जी contained by one wavelength length of the string at any instant of time if this is the wave equation of that string. वो t इक्वल टू जीरो लिया क्यों था? वजह सिंपली थी कि वो चीजें सिंपल दिखे और इजी दिखे। t जीरो रखने से वो जीरो चला गया। मोर ओवर यहाँ पे मैंने 5 ही नहीं लिया, उसको भी हमने जीरो एज्यूम किया गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। तो आपने सुटेबल इनिशियल कंडीशन लेने के बाद उनको आप जीरो पिक कर सकते हो। सो इसलिए t को जीरो लिया गया, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर एंड थिंग्स टू लुक सिंपलर। और क्वेश्चन में दिया भी था कि t इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में भी दे दिया था ये पॉइंट। cos 2kx का क्या होगा हो गया cos 2kx का क्या हो गया? cos 2kx का इंटीग्रेशन जीरो हो गया। ये मैं इंटीग्रेशन थोड़ा क्विकली कर दिया है, आप इसको आराम से कर लीजिए। और अदरवाइज मैं आपको रिकॉल कराऊं तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी भी साइन या कॉस का, साइन 2kx हो, dx हो, जीरो से लेमडा तक इंटीग्रेट करना हो, ये जीरो आएगा। हम देख करके बता देंगे क्यों, क्योंकि हमको पता है ये साइन का फंक्शन है। और सिंस ये साइन का फंक्शन है तो साइन अपने आप को रिपीट करता है और जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है एक वेवलेंथ के लिए। अच्छा, इसकी वेवलेंथ कैसे होगी उसको हम समझ लें। के की वैल्यू 2π/λ होती है, तो यहाँ से चेक कर लेंगे। और अदरवाइज आप चाहो तो इंटीग्रेट करना चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, मैंने लॉजिक से किया है। मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ इन केस अगर आपको आयोटा ऑफ डाउट रहता है तो। उस इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, इंटीग्रेशन जीरो से लेमडा cos 2kx dx। इसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ और ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। क्या हम साइन का कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या बनता है कॉस? कॉस गेट्स कन्वर्ट इनटू साइन, तो ये बनेगा साइन 2kx। फिर आपको पता होता है कि x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड बाई ट्वाइस के। फिर आप लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेमडा तक। सो ये बनेगा 1/2 के। और साइन एक बार के एक्स के लेमडा लिखेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस के इज 2π/λ। और एक्स के प्लेस पर भी लेमडा लिख दीजिए, माइनस साइन जीरो। जीरो रखने पे सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल फाइंड कि दिस विल बिकम साइन, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, 4π माइनस साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू एवरीबडी नोज जीरो होता है। साइन 4π की वैल्यू यू मस्ट बी नोइंग कि जीरो होता है। तो ये ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये सिंस कैलकुलेशन रिपीटेटिव है और हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस का जब कभी इंटीग्रेशन चल रहा हो और एक कंप्लीट वेवलेंथ या कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए चल रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। उसको हम इंटीग्रेट करके बता सकते हैं। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि जो के इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है वो क्या लिखा हुआ है। सो उसको चेक करने के बाद आप इसको जीरो क्लेम कर सकते हो। इसीलिए ये जो कॉस वाला टर्म था उसका इंटीग्रेशन जीरो हो गया, वन का इंटीग्रेशन लेमडा बना, इसलिए हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। और अभी भी इशू रहता है तो मैं और डिटेल पे जा सकता। लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन था वो आपको बता दिया। एंड देन यू हैव रिटन ई के स्टेप में एक स्टेप में हाफ कैसे आया? ई के स्टेप में हाफ कैसे आया? ये मैंने इधर देखो, ये कॉस स्क्वायर था, इसको 2 cos² थीटा बनाया, इसलिए मैंने हाफ लगाया ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। 2 cos² थीटा क्यों बनाया? सो दैट इसमें 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें। इसके बाद आप लिख रहे हो सर इनसाइड ऑफ cos
it was kx minus omega t, but in the next step it is just kx. How did we eliminate minus omega t? It's t equal to 0. So t को जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा. Are you getting that point? t को 0 रखने से वो स्टेप आपका 0 हो गया. Then you are writing only if the difference in limit is lambda. हाँ, डिफरेंस इन लिमिट जो होगा वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो. कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो फिर उसका इंटीग्रेशन कितना आता है? 0 आता है. वो आप ऐसे जानते हैं. ये ग्राफ किसका बना हुआ है? आप ऐसे देखोगे आपको विजुलाइज हो जाएगा. ये जो ग्राफ है वो x वर्सेस y है, और ये जो ग्राफ है वो साइन के एक्स का है, या साइन के एक्स का है. टी को 0 रख लो तो साइन के एक्स बन जाएगा. इसका इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ. तो एक वेवलेंथ में जितना एरिया अप साइड, द सेम एरिया डाउन साइड. सो फॉर वन वेवलेंथ इट विल बिकम 0. जस्ट लाइक ये साइन के लिए 0 इंटीग्रेशन जाएगा तो कॉस के लिए भी 0 इंटीग्रेशन जाएगा. वो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ सो दैट कि आप उसको जल्दी से कैलकुलेट कर सको. अदरवाइज क्या आपके पास ये तरीका है और इससे आप इसको इंटीग्रेट कीजिए. इट विल टेक 1 मिनट, यू विल गेट इट बैक कि क्या आंसर आता है. देन यू आर राइटिंग अगर वही अगर लेमडा बाई 2 होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता ना. हाँ बिल्कुल, अगर लेमडा बाई 2 होता है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है. लेमडा बाई 4 होता है, लेमडा बाई 8 होता है, कोई और नंबर होता है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते. व्हाट यू कैन क्लेम इज कि अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है तो फिर वो 0 हो जाएगा. Something issue with this Teams. Oh my God. So आप उसको रीस्टार्ट करो और इशू हो तो ज्यादा हो रीइंस्टॉल कर लो. That might work. और अपने पासवर्ड को you need to protect your password. You just change it once you get your new password. अपना नया पासवर्ड रखो. Nobody can disturb you. और या फिर आपका पीसी या अदर उस पर कुछ इशू चल रहा होगा. सो ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, उसके बाद आप वॉच कर सकते हो उसको. हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका एक दूसरा पार्ट भी पूछा गया था. एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए. वो भी एक फॉर्मूला बनेगा, उसका भी ख्याल रखना है. अगर अपने को एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो ये एवरेज एनर्जी, ये यहाँ तक आइए. ये जो है आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, और अगर आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो कॉस स्क्वायर का एवरेज ले लेना होगा. अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का एवरेज ले लेते हैं, सो कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा? हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, इसकी एवरेज जो वैल्यू होती है वो हाफ आती है, और साइन और कॉस जो होता है उनकी एवरेज वैल्यू 0 आती है. वी हैव डन इट समवेयर बैक चैप्टर्स में. और अदरवाइज एवरेज निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, शॉर्ट से भी और लॉन्ग कट से भी, डिटेल कट से. सो कभी आपको निकालना हो कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एग्जाम में जनरली ये पूछता रहता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी. सो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पता है, जनरली लोग एवरेज को इस तरह से 2 ब्रैकेट बना करके भी लिख लेते हैं. और अगर ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? एनर्जी डेंसिटी लिखना होगा, और उसका टी के साथ एवरेज करना तो टी के साथ एवरेज कीजिए, पोजीशन के साथ एवरेज करना तो पोजीशन के साथ एवरेज कीजिए. जैसे यहाँ पर हम वेवलेंथ के साथ कर रहे हैं, 0 से लेमडा वेवलेंथ, 0 से लेमडा वेवलेंथ. सो दैट इज हाउ एवरेज इज बीइंग कैलकुलेटेड. सो इसी एवरेज एनर्जी डेंसिटी को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो अब डाउन साइड तो लेमडा हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, सो दिस वाज इंटायरली यू. उसको प्लेस कर दीजिए. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी dx डिवाइड बाई डाउन साइड इट विल बिकम लेमडा. 0 से लेमडा तक आपको इंटीग्रेट करना था. 0 से लेमडा तक इसको इंटीग्रेट करना था.
क्योंकि जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो अगेन एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं और साइकिल लेमडा या लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल पे चलेगी। ये जो कॉस स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करके आपने देख लिया, इसकी वैल्यू अभी लेमडा बाई 2 आया था। सो दिस विल बिकम रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा बाई 2 डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास आने वाली है वही हो जाएगी हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो कितना एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, वो ये अमाउंट की होती है। अगर आपको ये एनर्जी डेंसिटी पता चल गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड भी निकल आती है। ये एनर्जी डेंसिटी है। बिल्कुल आपने सही बोला कि क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हुआ। यू सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड था लेफ्ट साइड पे। और अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अभी आप रिलेट कर पाओगे। ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये व्हाट इज दिस? कैन यू थिंक ऑफ कि ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ लिखा हुआ है। कैन यू कनेक्ट इट कि दिस टर्म इज इंडिकेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेमडा? यस, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ लेमडा लेंथ। तो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम डेंसिटी है। सो वॉल्यूम और वॉल्यूम डेंसिटी को आपस में मिला देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको एनर्जी पता चल जाती है। सो अगर हमको एवरेज एनर्जी निकालना होगा, सो हम एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। और अगर आप इसका मतलब इसका अगर आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछा गया जाए तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? कैन वी से कि एनर्जी डेंसिटी फिर ये वाला टर्म हो जाएगा, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपसे पूछता है एनर्जी पर यूनिट लेंथ बताइए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कई बार बुक्स ऐसा लिख के देंगे आपको, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसको भी हम एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, लीनियर एनर्जी डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा हाफ रो क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज एनर्जी पर यूनिट लेंथ। एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ के टर्म में आ जाएगा। फिर आप जानते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम म्यू भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो म्यू वाला टर्म आप यूज कर सकते हो, या फिर क्रॉस सेक्शन को यूज कर लीजिए डेंसिटी के साथ में। और अगर सिंपली डेंसिटी बोला गया दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको ये टर्म यूज करना है। थोड़ा से ज्यादा टर्म्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि इट इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट। बट अगर आप केयरफुली देखेंगे तो फिर आपको समझेगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एवरेज में, और एनर्जी कितनी कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है जब वेव ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके एक वेवलेंथ में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, मूव कर रही है, दैट्स नॉट स्टेशनरी। और किसी एक इंस्टेंट पर देखोगे तो आपको एक लोकेशन पे नजर आएगी, अगले इंस्टेंट पे ये शिफ्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस प्रोपोगेशन। तो डिस्टरबेंस के डायरेक्शन में ये चला जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म आ रहा है जिस पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं और भी ज्यादा, और एग्जाम में भी पूछता है, वो ये है कि एनर्जी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होती है। और पर्टिकुलरली एनर्जी का जो डिपेंडेंस है वो एम्पलीट्यूड के साथ कैसा है। सो आप देखोगे एनर्जी जो है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही है। अब हम लोग थोड़े से और टर्म्स को पता कर लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दे देंगे। जैसे कि ये पूछा जा सकता है, पावर ट्रांसमिशन इन वेव, और पावर इन वेव सिंपली ऐसा लिख देते हैं। अगर अपने को पता है कि एनर्जी है, एनर्जी मूव कर रहा है, प्रीवियस स्लाइड, सी दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, और राइट डाउन द स्टेप्स, मोर इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अगर डाउट रहता है तो अभी राइट टाइम है पूछने का।
I don't know what the issue is. Maybe like speed. चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. So here was the screen. Okay, if it is done, let me know. We can go ahead. वेल ओके, अगर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक बार हमको ने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, पावर, इंटेंसिटी और रिलेटेड स्टफ होते हैं, वो भी अपने को पता चल जाते हैं. तो जब कभी कोई वेव ट्रैवल कर रहा होता है, सो क्या हो रहा होता है कि वहां से एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा होता है बेसिकली. सो अगर मैं एक रफ पिक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से कि वेव इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है. मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये वेव ऐसे जा रहा है. सो पॉइंट इज कि इसके साथ एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये वेव की वेलोसिटी है. इन केस अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखते हो, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एस क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा होता है पर यूनिट टाइम. सो अगर हम क्रॉस सेक्शन के साथ एनर्जी को रिलेट कर लेते हैं टाइम के साथ में, तो पावर की डेफिनेशन बनाया जा सकता है. सो हाउ वी डिफाइन द पावर? इट इज एनर्जी क्रॉसिंग और passing through a given cross section or given cross section per unit time. So किसी यूनिट टाइम पर कितना एनर्जी इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके गया, जब डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हुआ, उस एनर्जी को हम पावर बोलते हैं. एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं. तो एवरेज पावर का अपने को कैलकुलेट करना होगा. सो हाउ वी कैन राइट इट एज एवरेज पावर. और अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो डीई था वो हम लोग डीई कैलकुलेट कर लिया था, डिवाइड बाई डीटी कर लेंगे, सो ये पावर बन जाएगी. Differential energy we have calculated, this was the differential total energy, and if we divide it by time, so that becomes energy crossing per unit time, that's become power. क्या हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था? यस निकाला था. इसी वेव के लिए पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेव है. इस स्टैंडर्ड वेव के लिए जो एनर्जी का डेफिनेशन आया वो ये आया. और अगर इसी को हम सिंप्लीफाइड वर्जन को लिखते हैं तो ये बनता है रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos square kx minus omega t into cross sectional area into dx. This was the expression for E. Cross sectional area into dx को मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट वो E बन जाए. डिवाइड बाई dt, dt को आप देखोगे तो dt dx के साथ चला जाएगा. नाउ ये जो dx बाई dt है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेसिकली ऐसी स्टोरी है कि ये अगर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर जाने के बाद जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था, वहां से कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है वो अपने को देखना था. सो जो जो dx बाई dt होगा वो ये बताएगा द रेट एट विच दिस डिस्टर्बेंस इज मूविंग. सो दैट मीन्स dx बाई dt इज बेसिकली द रेट एट विच द डिस्टर्बेंस इज मूविंग. आपको याद होगा y इज इक्वल टू
ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ से एक नया पॉइंट मिल रहा है, ऐसा भी इक्वेशन बनाया जा सकता है। अगर ये वेव इक्वेशन हो तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्टरबेंस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो यहाँ पर पोजीशन होती है ना, कई बार आपसे उसका डेरिवेटिव पूछ सकता है, dx बाई dt क्या होगा, तो हम dx बाई dt को बोलेंगे ये वेव की वेलोसिटी के बराबर होगा। जबकि dy बाई dt क्या होता है, dy बाई dt पार्टिकल्स की वेलोसिटी होता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पोजीशन चेंज हो रही होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन इज द डिस्टरबेंस वेलोसिटी और वेव्स वेलोसिटी। सो यहाँ से dx बाई dt हमको वेव वेलोसिटी के बराबर पता चल जाएगा। सो अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया, पावर इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी टाइम किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पोजीशन से कितना पावर क्रॉस कर रहा है उसके बारे में बात करता है। सो ये एक जनरल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। ओके, डायग्राम को थोड़ा सा और सुटेबली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, इसको पहले सेटल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है। फिगर कैसे बनाया गया, वो क्या इंडिकेट कर रहा है मैं बताता, थोड़ा सा और इलेबरेट वर्जन करके। लेट्स अपने पास स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग को पल्स इस तरह से क्रिएटेड था, ये वेव चल रहा था स्ट्रिंग पे, और ये वेव आपके इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। आपने क्या करना है कि पावर निकालने के लिए ये देखना होगा कि किसी क्रॉस सेक्शन को पकड़ना होता है। सो यहाँ से अगर आप लेट्स से कि x डिस्टेंस पर जाते हैं और यहाँ पर वॉच करते हैं, तो ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रांसमिट करा रहे होंगे। दैट मींस वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल को एनर्जी शिफ्ट कर रहा होगा। सो एनर्जी इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू अनदर साइड। दैट मींस एनर्जी इज क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर एनर्जी क्रॉस करती है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो हमको ये पता करना होता है हाउ मच द एनर्जी इज क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, वही पता करना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो x डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी थी वो निकाला और dt से डिवाइड कर दिया। दैट मींस dt टाइम पे ये एनर्जी इसको क्रॉस कर जाती है। तो ये जो पिक्चर बता रहा है कि डिस्टरबेंस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने पकड़ा हुआ है और उस क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है वो x दी गई है, ये s दी गई है। फिर जब हमारा x वेरी करेगा तो इसका मतलब है हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा डिस्टरबेंस है वो किस रेट से आगे जा रहा है। सो वो dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ से हम ये बेसिकली बता सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग में हम किसी भी लोकेशन पे वॉच करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रही है। दैट इज व्हाट दिस इज, दिस इज एनर्जी ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड पर यूनिट टाइम। दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो मूविंग। क्रॉस सेक्शन एरिया आप एक जगह पे फिक्स करते हो तो एनर्जी क्रॉस करके निकलती हुई नजर आती है। क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट मूविंग, that is a cross section you are considering at any location and you are watching how much energy is crossing from one side to another side. आप ऐसे देखो कि सपोज कर लो कि आपके पास ये एक ये स्क्रीन है या फिर एक ये क्रॉस सेक्शन है और आप यहाँ से एक पार्टिकल को भेजते फेंकते हो, ठीक है। इसके पास कोई एनर्जी थी इनिशियली, ये पार्टिकल निकल करके इस साइड आ जाता है, तो कैन वी से कि कितना एनर्जी क्रॉस किया, तो हम बोलेंगे कि इसका जो एनर्जी था जो इसको ट्रांसमिट करके क्रॉसिंग के टाइम पे रखा था वही एनर्जी क्रॉस किया पार्टिकल के टाइम पे। सो किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना एनर्जी क्रॉस करता है वो हम पार्टिकल केस में इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड वेव के केस में हमको हमारे पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे होते, पार्टिकल अप साइड डाउन साइड जा रहे होते, लेकिन उस प्रोसेस पे डिस्टरबेंस या एनर्जी क्रॉस कर रही होती है। सो एनर्जी किस रेट से क्रॉस कर रही है वो अपने को निकालना होता है। सो किसी एक क्रॉस सेक्शन पे एनर्जी क्रॉस का हम कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट डज dx by dt says, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड कि अगर ये आपका वेव इक्वेशन दिया गया है तो रेट एट विच दिस पोजीशन इज चेंजिंग इज बेसिकली द रेट एट विच द डिस्टरबेंस इज मूविंग। तो ये वेव इक्वेशन को इंडिकेट करता है, वेव वेलोसिटी। और आप ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी की वेलोसिटी है। टू बी प्रिसाइज अगर आप इसको रिलेट करना चाहोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि v इज यानी dx by dt इज द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड।
और कई बार वो घुमा के आपसे पूछ लेगा कि एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस वेलोसिटी से होता है, तो आप बोलोगे एनर्जी का ट्रांसमिशन उसी वेलोसिटी से होता है जिस वेलोसिटी से वेव चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वेव ही एनर्जी को लेके जा रहा होता है। Which expression is inside the box? This is instantaneous power. जनरली आपसे वो एवरेज पावर के बारे में बात करेगा, तो जैसे ही वो एवरेज पावर के बारे में बात करेगा तो आप इसका एवरेज करा दीजिए। एवरेज का मतलब कॉस स्क्वायर का, इस बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, कॉस स्क्वायर आ रहा है जो कि एक्स और टी का फंक्शन, उसका एवरेज वैल्यू हाफ हो जाती है। सो एवरेज पावर P average is going to be equal to half rho a square omega square cross sectional area into V. That's the average power. सो जनरली आपसे बोलेगा कि एवरेज पावर बताइए, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टरबेंस वेलोसिटी। तो जो डिस्टरबेंस वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन भी है। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी in a wave, then you say this is equal to the wave velocity. So जब वेव डिस्टर्ब होता है, जब डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट कर रहा होता है, सो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा होता है, और एनर्जी की वेलोसिटी वही होती है जो वेव की वेलोसिटी होती है, वही dx by dt है, और इसको डिफरेंशिएट करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये पावर का एक्सप्रेशन होगा। अब देखोगे पावर भी जो है, चाहे एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, सभी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आते हैं। जनरली वेव्स के केस में हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं। शायद इंटेंसिटी को अभी तक हम लोगों ने डिटेल में डील नहीं किया होगा। पावर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। उसके एक लेवल आगे जाते हैं तो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, आई फॉर इंटेंसिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे डिफाइन करते हैं वो लिख लेते हैं। इट इज एनर्जी ट्रांसमिटिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। So, जब कोई वेव चल रहा होता है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से एनर्जी क्रॉस कर रही होती है लेफ्ट से राइट, और जबकि मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे होते हैं, अप साइड डाउन साइड हो रहे होते हैं, बट एनर्जी ट्रांसमिट करती है वेव के नेचर में। सो जब एनर्जी वेव के साथ ट्रांसमिट कर रहा होता है, सो किसी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम पर कितना एनर्जी क्रॉस कर गया, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटेंसिटी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया per unit time. This is how intensity is defined. और आप चाहो तो एनर्जी बाय टाइम को पावर लिख सकते हो, तो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। पावर का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। अगर पावर का एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया एस दिया गया है, तो आपको इंटेंसिटी के बारे में पता चल जाएगा। सो एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी, can you form the formula? I is going to be power, average power था half rho a square omega square cross sectional area. That was the power. Let's check it into V. Yes, V को भी लिखना है, divided by cross sectional area S. So we got to know कि जो intensity है that becomes half rho a square omega square into wave velocity. खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन इस पे आते हैं, और आपसे पूछ लेता है कि बताइए इंटेंसिटी कितना है, वो कुछ वैल्यूज देगा, कुछ वैल्यूज आपको
पता करनी होंगी और आप आंसर निकाल सकते हो। सो इंटेंसिटी इज पावर बाय क्रॉस सेक्शन एरिया और एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इंटेंसिटी अपने को पता होती है, तो बैक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर इंटेंसिटी को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर बन जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर एनर्जी बन जाएगा। ना इस इंटेंसिटी पर कुछ कुछ एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी पूछता है। हाँ, वेव फ्रंट बिल्कुल सही डायरेक्शन पे आप जा रहे हो। एक बार हमको इंटेंसिटी पता चल गया तो फिर हम वेव फ्रंट से रिलेट कर पाएंगे। तो वेव फ्रंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसी चैप्टर में भी बात कर लेंगे, और फिर इसको हम लोग ऑप्टिक्स में भी यूज करेंगे, जो कि 12th में आने वाला है, वेव ऑप्टिक्स। वेव फ्रंट और इंटेंसिटी से लिंक होकर के क्वेश्चन पूछता है, व्हाट दे आर वी विल टॉक। पर्टिकुलरली अभी जब साउंड स्टार्ट करेंगे तब उसको समझेंगे। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी वेव्स के लिए, एनर्जी हो या फिर पावर हो या इंटेंसिटी हो, चाहे वो स्ट्रिंग का वेव है या फिर साउंड वेव है या फिर लाइट वेव है, कोई भी वेव आएगा, ये कॉन्सेप्ट्स जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी के लिए अप्लाई होने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर आपसे ऐसा पूछता है कि हमारे पास एक वेव है, तो इंटेंसिटी और वेलोसिटी पे क्या रिलेशन जा रहा है, या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे क्या रिलेशन जा रहा है, या फिर इंटेंसिटी और डेंसिटी पे क्या रिलेशन जा रहा है, आपको अटमोस्ट केयरफुल रहना है। अटमोस्ट केयरफुल मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है बहुत सारे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, रो पर, ए पर, ओमेगा पर, वी पर। ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो कई बार लोग इसको 2 पाई एफ लिख लेते हैं, तो कुछ ऐसा दिखने लगता है, वो भी काफी पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग है। अगर ओमेगा को 2 पाई एफ लिखोगे तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डेंसिटी ए स्क्वायर वी। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर अगर आपसे पूछता है कि क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेदर दिस इज ट्रू, तो अपने को यस बोलने का या ना बोलने का। इंटेंसिटी अगर ऐसा एक्सप्रेशन देख रहा है और बोलता है कि वेदर वी कैन क्लेम आई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, सो ऐसे आंसर्स को देखने देने के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। यू नीड टू वॉच कि उस पे और कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं और कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं। सो डायरेक्टली जो हमको पावर दिखती है वो उसको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। आप देखोगे कि टू टू का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, पाई का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स है। रो, क्या रो का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या वी का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या ए का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन होता है, ये देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे ना कि फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ आगे चल करके हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। और अगर अपने को सोर्स दिया गया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो क्या बोलना चाह रहे हैं। यस, तो आपको उसके क्वेश्चन में बोलोगे कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको देने की जरूरत है। जब तक कोई हमको और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, अपने पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में आपस में कनेक्शन होते हैं। आपस में कनेक्शन होते हैं। फिर आप देखोगे कि जो वेलोसिटी होती है उसका डेंसिटी के साथ कनेक्शन चल रहा होता है। टी बाई म्यू होता है, म्यू को हम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। सो ये इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो पॉइंट इज कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और ये डेंसिटी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अगर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है तो किसी एक की प्रोपोर्शनैलिटी बोलने से पहले हमको एक ये एस्टेब्लिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बाकी क्या चल रहा है। सो यू नीड टू से कि सम मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। इन केस अगर ऐसा कहता है कि ये वेव किसी सोर्स से आ रहा है, दैट सोर्स इज फिक्स, मतलब ये जो भी वेव्स हमारे पास आ रही हैं सभी एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो अगर सेम सोर्स से आ रहे हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं, तो फिर आप बोल सकते हो कि यस, फ्रीक्वेंसी बाकी चीजों से इंडिपेंडेंट है। बट अगर वो अलग अलग सोर्सेज से वेव्स आ रहे हैं और फिर आपसे बोलता है कि क्या ऐसा रिलेशन बोला जा सकता है, तो आप बोलोगे कि नहीं, this has to be understood with respect to other variables involved. So neither we can directly claim कि I density के साथ कैसे related है, frequency के साथ कैसे related है, velocity के साथ कैसे related है, until and unless we know the relations among these parameters already. तो उनके उनके जो relations हैं उनमें क्या relation चल रहा है वो हमने को पता करना होता है।
बट यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, अब देखो ये जो एम्पलीट्यूड है दैट डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, नाइदर डिपेंड्स ऑन दिस डेंसिटी, नाइदर ऑन फ्रीक्वेंसी. सो ये जरूर क्लेम कर सकते हैं. तो यहाँ से एक जो हमारे पास सबसे बड़ा क्लेम है वो ये, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो वेव का जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस रिलेशन के इर्द गिर्द घूमते हैं. आई मीन ऐसा बोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि एवरी ईयर इन एवरी पेपर देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला. इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन चलता है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एटलीस्ट हर पेपर में मिलता है, और इसके बगैर कोई भी पेपर जो है कंप्लीट नहीं होता है. सो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है. अब कैसे इंपॉर्टेंस है ओवर द टाइम, अब हम लोग जब आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब इस पॉइंट को यूज करते हैं. सुपरपोजिशन हो गया, वो भी इसको यूज करता है. सो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ. ओके, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ लेगा कि एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो उसकी इंटेंसिटी का रेशियो बताइए. तो हम बोलेंगे I1 by I2 is equal to a1 square by a2 square. As simple as anything. सो एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ सो दैट कि बाकी सारी चीजें आपके कनेक्शन में आ जाएं. फिर हम लोग सुपरपोजिशन की तरफ चलते हैं. जो अभी तक पढ़ा उसी को आगे कैरी करेंगे. ये इंटेंसिटीज एनर्जीज को कैलकुलेट करने का ओल्ड स्टफ था. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए इस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन को लेकर के, जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है. एवरेज एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी कंटेंट ऑन एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ वो हम लोग जानते हैं. और इसके बाद एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन, देन पावर का एक्सप्रेशन, और देन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन. यहाँ पर इंटेंसिटी मैंने डायरेक्टली एवरेज लिखा था. इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो आप इंस्टेंटेनियस पावर यूज कर लोगे तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा. सो दैट्स ऑल. सो एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी ये आपस में रिलेटेड स्टफ है, और एनर्जी आपको समझ में आता है तो बाकी तीन दोनों भी समझ में आ जाते हैं, और एक्सप्रेशन आपके साथ है, उनको आप यूज कर सकते हो. इसी से कनेक्टेड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, रिलेटेड स्टफ. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Superposition of waves. We are going to deal this now. अच्छा, इससे पहले हमने इसके इंटेंसिटी के बारे में ये बात नहीं बोली कि इसकी यूनिट क्या होती है, ये किस तरह की क्वांटिटी है. आई होप वो आप सर्च कर सकते हो. कैसे सर्च कर सकते हो? पावर का यूनिट आपको पता होता है, एरिया का यूनिट पता होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, यूनिट पता चल जाएगी. अगर आपसे कोई पूछता है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, इंटेंसिटी, तो नीड नॉट टू से कि आप बता लोगे. एनर्जी इन्वॉल्व है, एरिया और टाइम इन्वॉल्व है, सो सारे स्केलर हैं तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है. तो फॉर्मली मैं बोल देता हूँ, दिस इंटेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट कैन बी मेजर्ड एज वाट पर मीटर स्क्वायर और मे बी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. उस तरह से आप इसको लिख सकते हो. हाँ, स्केल और क्वांटिटी है. आपको कंफ्यूजन एरिया से आ सकता है, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि जब कभी कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आती है ना, तो वो वेक्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर से डिवाइड करना पसंद नहीं होता है, यानी वेक्टर से डिवाइड करना अलाउड नहीं होता है. सो अगर हम उस क्वांटिटी को वेक्टोरियली डील भी कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में आने के बाद वो वेक्टर जैसा नहीं, फिर वो मैग्नीट्यूड जैसा रहता है. सो ये स्केलर नंबर की तरह यूज कर रहे हैं, और ये सब नंबर ये हैं तो इसलिए स्केलर होगी. नोट कर लेना ये स्केलर है. छोटा सा पॉइंट था बट स्टिल. सुपरपोजिशन पर आते हैं. अभी तक आपने क्या लर्न कर लिया? अभी तक आपने वेव का बेसिक अरेंजमेंट लर्न कर लिया कि वेव होता क्या है, फिर वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर वेव की डिटेल्स कैसे, क्या क्या पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है. देन आफ्टर आपने ये भी लर्न कर लिया कि उनकी वेलोसिटीज वगैरह क्या होती हैं, उसके पास एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में कितना होता है, पोटेंशियल फॉर्म में कितना होता है, टोटल फॉर्म में कितना होता है. फिर आपने ये भी लर्न कर लिया पावर कितना होता है, इंटेंसिटी कितना होता है.
तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेव का वो हो गया, जैसे पार्टिकल के बारे में हुआ था उस तरह से वेव के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जा रही है। अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई है तो अब हमको वेव को यूज करना आना चाहिए। जैसे कि पार्टिकल केस से रिलेट करेंगे तो आपको समझेगा। एक पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी से जाता है, एक्सेलरेशन देता है, ये चाइल्डिश क्वेश्चन आप 9-10 से स्टार्ट करते हो। फिर किसी टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब बताते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके। फिर जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, कंपटीशन लेवल पर आते हो, तो फिर क्या करते हो, एक पार्टिकल नहीं दो पार्टिकल को, एक इधर से आ रहा था एक इधर से आ रहा था, दोनों आपस में कोलाइड हुए, तो बताइए आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है। दैट मीन्स नाउ यू स्टार्ट studying or discussing or understanding कि how the particles interact, और इंटरेक्शन के बाद में वो कितना एनर्जी किसको देते हैं और किस डायरेक्शन में डेविएट करते हैं, ऑल दैट स्टफ। सेम स्टोरी वी नीड टू कैरी विद द वेव। अभी तक हम लोगों ने सिंगल वेव के बारे में लर्न किया। नाउ व्हाट इफ कि जब एक से ज्यादा वेव एक साथ मिलते हैं, तो एक से ज्यादा डिस्टरबेंस जब एक साथ मिलते हैं, तो उस समय जो रिजल्टेंट बन रहा होता है, हाउ दैट बिहेव्स, टोटल एनर्जी किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, एंड टोटल डिस्टरबेंस किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, वेव इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे स्टफ प्रैक्टिकली विजुलाइज करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर काम वाटर रिजर्वायर है और आपने आप एक स्टोन थ्रो किया, तो आपको रिपल्स दिखता है, अच्छे से दिखता है। सपोज कर लीजिए साइड वाइज आपने एक दूसरा भी स्टोन थ्रो कर दिया, तो दो रिपल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, दो सोर्स हो गए। उसकी वजह से आप देखोगे कि जो अरेंजमेंट है उसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं। आपने मल्टीपल स्टोन्स को थ्रो किए, तो आप देखोगे कि बहुत सारी वेव्स एक साथ एक ही स्पेस पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब मल्टीपल वेव्स साइमल्टेनियसली एक ही लोकेशन एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, सो हाउ दीज थिंग्स आर अफेक्टेड, व्हाट थिंग्स, इक्वेशन कैसे अफेक्ट होती है, फिर वेलोसिटीज कैसे अफेक्ट होती हैं, फिर एनर्जी कैसे अफेक्ट होती है, इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट होती है, पावर कैसे अफेक्ट होती है, ये सब अपने को पढ़ना होता है। सो उसी को हम बोलेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव। दैट मीन्स मोर देन वन और टू और मोर देन टू वेव्स आर located at the same space at the same instant of time. So इसके साथ इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन कह लीजिए या फिर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि when two or more disturbances or waves are present at same space simultaneously, then the resultant disturbance or resultant wave, I'm writing, then the resultant disturbance is the vector sum of individual disturbances. This phenomena is known as superposition of wave. This is known as superposition of wave. और कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग अभी समझेंगे। तो दो से ज्यादा या फिर दो वेव्स एक साथ एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होता है वो इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, और सिंपली सम के बराबर होता है। सम का मतलब हमारा वेक्टर सम है, डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं, और इसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। एसएचएम में देखा था एग्जैक्टली वही स्टोरी है, उसी को थोड़ा सा एलोंगेट करना। इसके बाद इसको सपोज कर लीजिए अगर लिखना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि लेट से अपने पास एक एक्सप्रेशन है y1 है a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक दूसरा है y2 दैट इज a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5।
सिंपलिसिटी के लिए मैं सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की इक्वेशंस को ले रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की वेव्स को कंसीडर किया जा रहा है। दोनों वेव्स में डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस है? 5। सो ये 5 एक्स्ट्रा है, ये 5 कम पड़ रहा है, तो 5 का फेज डिफरेंस है। सो अगर ये दो वेव्स हमारे पास हैं और ये एक ही पोजीशन पे सेम टाइम पे पाए जाते हैं, यानी ये भी एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और ये भी एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सो दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो कितना आएगा? तो सुपर पोजिशन क्या होगा? दो के लिए वॉच कर रहे हैं, ज्यादा होंगे तो फिर यही करेंगे। सुपर पोजिशन का मतलब वो रिजल्टेंट वेव इज गोइंग टू बी इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट्स ऑल। और जब ये y1 प्लस y2 अपने को निकालना होगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो y आएगा वो आ जाएगा a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। सो ये रिजल्टेंट वेव हो जाएगा। आप देखोगे ये जो रिजल्टेंट वेव है ये भी कुछ एम्पलीट्यूड कैरी करेगा, किसी फेज डिफरेंस के साथ ट्रैवल कर रहा होगा। सो जिस तरह से हम लोगों ने एसएचएम में देखा था कि साइन और साइन के लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और अगर केवल फेज डिफरेंस चल रहा होता है, बाकी के और ओमेगा सेम रहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। दैट मीन्स दिस कुड बी रिटन एज y इज इक्वल टू सम a साइन सेम के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम अनदर फेज डिफरेंस। सो सुपर पोजिशन से इस इक्वेशन को अचीव किया जा सकता है। ये इन दो वेव्स के सम के बराबर होगा। ना केवल ये दो, कितने भी सारे हों, सबका रिजल्टेंट इसी से दिया जा सकता है। अगर इससे गिवन हो सकता है तो फिर अपने को क्या जानने की जरूरत है? व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर हमको डेल और ए पता चल गया तो अपने को ये पता चल जाता है कि फाइनल वेव क्या बन गया। सो अगर हमको इंडिविजुअल वेव्स पता हो, डिस्टर्बेंसेस पता हो, तो उनके सम को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन से जो फाइनली निकल करके आता है वो रिजल्टेंट वेव निकल करके आता है। सो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव और फाइनल डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली दोनों पार्ट को अपने को समझना। अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस पार्ट को लेकर के भी आएगा और इस पार्ट को लेकर के भी आएगा। पहला पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल y1 या कोई भी पार्टिकल जो है y1 डिस्टरबेंस था एक डिस्टरबेंस की वजह से, और दूसरा डिस्टरबेंस की वजह से ये y2 डिस्टर्ब होता है या डिस्प्लेस होता है, तो दोनों अगर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो उसका फाइनल डिस्टरबेंस कितना आएगा? तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो फाइनल डिस्टरबेंस आएगा दैट विल बी y1 प्लस y2। सो दैट मीन्स दोनों के डिस्टरबेंस एड अप हो जाते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जिसके बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। मीनिंग समझते हैं पिक्चर से और फिगर ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। लेट से अपने पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में एक पल्स है ये और एक पल्स है ये, ठीक है। एंड इसको हम लोग y1 बोल लेते हैं, इसको हम y2 बोल लेते हैं। लेट से ये पल्स इधर आ रहा है और ये पल्स इधर जा रहा है। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए दिखाया गया सो दैट कि वो सुपर पोजिशन कंडीशन में आ सके। दैट मीन्स दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम। सो अभी ये सुपर पोजिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी जो फर्स्ट डिस्टरबेंस है वो अलग पार्टिकल्स पर है, सेकंड डिस्टरबेंस अलग पार्टिकल्स पर है, तो सेम स्पेस पर नहीं है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद अगर इसको विजुलाइज करेंगे तो ये जो फर्स्ट डिस्टरबेंस आगे जाएगा, सेकंड डिस्टरबेंस इधर बैक साइड आ रहा होगा। जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे तो सुपरपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सुपरपोजिशन स्टार्ट होगा तो कैसे बिहेव कर रहा होगा वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट से कंसीडर करते कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल को हमने कंसीडर किया पार्टिकल नंबर 1, और ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम पी दे देते, पी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। इन केस y1 अकेले जाता तो p पार्टिकल किसी हाइट तक जाता, तो इन केस y अकेले जाता तो कैसा बिहेव करता? मैं उसको ड्रॉ करता। सो कभी ना कभी एक ऐसा डिस्टरबेंस बनता y1 की वजह से। ये एक बार समझ लेंगे वंस एंड फॉर ऑल, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कभी भी दे लिया करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो p पार्टिकल आपका यहाँ था, ये इतना अमाउंट का डिस्टरबेंस ऊपर गया, ये y1 है इसका, y1 डिस्टरबेंस इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन।
ये दिस इज बिकॉज ऑफ y1 अलोन, फर्स्ट की वजह से। लेकिन अगर हम इसको स्टडी करते सेकेंड की वजह से जो रिवर्स में आ रहा था, तो ये कितना जाता ऊपर जब वो वेव इसी के ऊपर आ रहा होता। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग स्टोरी हो रही होती, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी एक इंस्टेंट को पकड़ लेते हैं, तो उस इंस्टेंट पर अगर ये पहले वाले की वजह से y1 ऊपर गया, सेकेंड की वजह से ये y2 ऊपर जाएगा। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली आ जाएंगे तो फिर ये कितना पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट वो अपने को पता करना है। सो जब दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, देन यू विल रियलाइज कि उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए पी पॉइंट का, बाकी का तो फिर हम लोग पता कर लेंगे, पी पॉइंट का जो नेट डिस्टर्बेंस आना चाहिए वो इतना आना चाहिए। दैट मीन दिस शुड बी y1 plus y2. दिस इज हाउ द पी शुड बी डिस्टर्ब्ड। सो अगर ये लेफ्ट वाला डिस्टरबेंस, राइट वाला डिस्टरबेंस दोनों साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो उस पार्टिकल का फाइनल डिस्टरबेंस कितना होता है, वो पहले ने जितना डिस्टर्ब किया, सेकेंड ने जितना डिस्टर्ब किया, दोनों के सम के बराबर होता है। सो इसका जो हाइट जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। वो कितना होगा वो हम लोग ड्रॉ करके बता पाएंगे। बाकी पार्टिकल्स, क्योंकि हम एक पार्टिकल नहीं बहुत अब साइड वाले पार्टिकल्स का भी ड्रॉ करना पड़ रहा है, बट इट विल बी y1 plus y2. So इसको बोलते हैं दैट इज सुपरपोजिशन। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अनदर वन, दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द टू। इसको और भी बेटर रियलाइज करने के लिए दूसरा एग्जांपल आपको ज्यादा सूट करेगा, तो मैं एक और दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे ड्रॉ करता और पिक्चराइज करने में हेल्प हो जाएगी। लेट्स से कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, ये वॉल है, लेट्स से ऐसा वॉल बना रखा है और सारी पिक्चर इसी पे ड्रॉ कर देंगे। एक स्ट्रिंग है जिसपे आपने डिस्टर्ब एक पल्स ऐसे क्रिएट किया, और एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट अपोजिट पल्स आपने ऐसे क्रिएट कर दिया। और ये पल्स एक दूसरे के पास आते हैं, तो अभी तो ये इंडिविजुअल है, ये अलग पोजीशन पर चल रहा है, ये अलग पोजीशन पे चल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट उस समय पर रहेगा जब ये दोनों एक ही टाइम पर आएंगे। सो अगर इनको एक ही साथ अगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जिस पर ये ऐसा जा रहा होता, लेकिन अगर नीचे वाले को ड्रॉ करते तो नीचे वाला ऐसा जा रहा होता। That means both the pulses are located at the same location simultaneously. So that's the superposition taking place. बट क्या स्ट्रिंग आपको ऐसा नजर आ सकता है कि एक पार्ट ऊपर से जा रहा हो, एक पार्ट नीचे से जा रहा हो? क्या ऐसा नजर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइड थोड़ी ना होगा। स्ट्रिंग तो एक फाइनल शेप लेगा। यहाँ पे बेसिकली हम अपर वाले शेप को और नीचे वाले शेप को सुपरपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिंग, या फिर आप देखोगे विजुलाइज करोगे तो आपको स्ट्रिंग नजर कैसा आएगा वो समझते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स इस बात पे डिपेंड करेंगे फाइनल डिस्टर्बेंस कितना है। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो इसको एक ने ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया y1, लेकिन दूसरा उसको नीचे डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहा है y2, और सिंस वो आइडेंटिकल है तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक प्लस पर है दूसरा माइनस पर है, तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो आप पाओगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने मीन पोजीशन पे रहने वाला है। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल को चेक करोगे तो वो भी अपने मीन पोजीशन पे रहेगा। नट डिस्प्लेसमेंट 0, नट डिस्प्लेसमेंट 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, सारे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएंगे। So in case identical waves are superposing in opposite direction, then you'll find the final resultant will be 0. तो बेसिकली आपको स्ट्रिंग कैसा नजर आएगा? उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्ट्रिंग आपको ऐसा नजर आएगा। That means it appears as if there is no wave is present at that instant of time. So let's say कि ये t equal to 0 की स्टोरी थी और ये किसी t equal to पर्टिकुलर t नॉट की स्टोरी है, तो ये भी उसी पर्टिकुलर t नॉट पर आपको रिजल्टेंट ऐसा नजर आएगा। लेटर ऑन अगर आप रियलाइज कराओगे तो लेटर ऑन देखोगे कि कुछ समय बाद आपको ये पल्स ऐसा नजर आएगा और ये पल्स ऐसा नजर आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वो टाइम है जब टी नॉट के बाद की कहानी है, टी नॉट से टाइम पास हो चुका है, काफी देर की बात है। तो ऐसा आपको अपीयर करेगा कि जो राइट हैंड साइड में वेव था वो लेफ्ट हैंड साइड के वेव को क्रॉस करके आगे निकल गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड को क्रॉस करके आगे निकल गया। तो अगर ये y1 था तो ये y1 हुआ, ये y2 था तो वो y2 रहा।
यानी दो वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज होते हैं अगर एक ही टाइम पर एक ही लोकेशन पर होते हैं, फिर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। जब क्रॉस कर जाते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं आता है, अनलाइक पार्टिकल्स। और ऐसा ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कि एज इफ दे हैवंट मेट एट ऑल। सो y1 जो पहले था एग्जैक्टली y1 यहाँ पर मिलेगा, y2 जो पहले इधर था एग्जैक्टली y2 आपको यहाँ पर मिलेगा। और जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे उस समय सुपरपोजिशन चल रहा था, और एग्जैक्टली सेम कंडीशन में आपको एक इंस्टेंट के लिए ऐसा दिखेगा कि जैसे कोई वेव थी ही नहीं। थोड़ा सा विजुलाइज करना डिफिकल्ट, इसको घर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। टेक अ स्ट्रिंग एंड दो लोग पकड़ लो, एक दूसरे दोनों लोग साइमल्टेनियसली जब जर्क दो अपोजिट डायरेक्शन में। एक इंस्टेंट आप ऐसा विजुलाइज करोगे स्ट्रिंग आपकी एग्जैक्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेगी, नो डिस्टर्बेंस विल अपीयर। और फिर इसके बाद में जो लेफ्ट वाला डिस्टर्बेंस था वो राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। इट कैन बी वॉच्ड। ये सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स वेव्स कैन क्रॉस ईच अदर विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, and when they are at the same location their resultant value is simply the sum of the two values. Okay, and तो ये तो हो गया y1 प्लस y2 को विजुलाइज कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको वाटर टैंक वाला एग्जांपल दिया था, लाइक कि काम वाटर पे स्टोन को थ्रो करने वाला। तो अगर आप मल्टीपल स्टोन थ्रो करते हो तो आप देखोगे कि जो रिपल्स होते हैं एक दूसरे पे सुपरपोज करते हैं। तो जो ऊपर लिफ्ट करने वाला वाटर का एम्पलीट्यूड होगा वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा होगा, और कई बार एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर जा रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किए गए हैं। उसको आप मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला भी बनाएंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। सो इसको अगर मैथमेटिक्स वाले टर्म में आते हैं तो फिर इसको आगे कैरी कर ले जाते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि अगर अपने पास y1 है, y1 है a1 sin kx माइनस ओमेगा टी। एक दूसरा है y2, y2 is a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? सुपरपोजिशन के लिए वो फेजर जैसा बनाएंगे, फिर से फेजर को यूज करेंगे। kx sin kx माइनस ओमेगा टी को एक डायरेक्शन दे देंगे, उसका मैग्नीट्यूड को a1 पकड़ेंगे। सो फर्स्ट इज दिस a1 इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड इस डायरेक्शन से 5 एक्स्ट्रा है तो इसको 5 एक्स्ट्रा चला देंगे। एक्स्ट्रा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 5 चला गया। एंड दिस एम्पलीट्यूड विल बी सेट एज a2। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये हो जाएगा। तो जब कभी साइन और कॉस आपस में एडअप हो रहे होते हैं तो फेजर का हम लोग यूज कर लेते हैं। ये फाइनल एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और ये फाइनल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से उसका डेविएशन हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए उसका फेज डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से ए निकालना है तो फिर आपको रियलाइज हो जाएगा ये a1 और a2 वेक्टर हैं, तो वेक्टर एडिशन जैसा जा रहा है, 5 उनके बीच का एंगल है, तो व्हाट a विल बिकम। सो यहाँ से अपने को कंक्लूजन निकल के आएगा कि यहाँ से अगर अपने को a निकालना है तो a की वैल्यू आएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। और अगर आपको डेल कैलकुलेट करना है तो 10 डेल की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी, और राइट अगर हम लोग a1 से निकालते हैं तो a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है जो अपने SHM में देखा था। पॉइंट इज कि ये दोनों अपने को पता चल गए तो रिजल्टेंट वेव भी पता चल जा रहा है। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। माइंडेड की kx माइनस ओमेगा टी दोनों में सेम चलना चाहिए, तभी हम kx माइनस ओमेगा टी निकाल पाते हैं। अदरवाइज आप इसको नहीं यूज करोगे, फिर आप सिंपली उनको नंबर वाइज एड अप करोगे। सो दैट्स द रिजल्टेंट वेव। सो उस रिजल्ट वेव में a कितना होगा वो पता चल गया, डेल कितना होगा वो पता चल गया, हम बता सकते हैं। In fact, not only two. If it is n number of waves they are superposing, what we need to do, we need to keep on adding these as a vector. एक ही पॉइंट पर ड्रॉ करके x कंपोनेंट y कंपोनेंट रिजल्टेंट पता कर लेंगे, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिख देंगे, और रिजल्टेंट ये जो फेज डिफरेंस है उसको भी पता कर सकते हैं। और ये जो फेज डिफरेंस है वो किससे है? फर्स्ट वाली वेव से। आप सेकेंड वेव से निकालोगे तो 5 माइनस डेल के बराबर आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट लाइक वी डिड इन वेव।
और उसमें SHM, तो वहां पर बस ओमेगा टी था, यहाँ पर kx माइनस ओमेगा टी है, उसका कोई खास रोल नहीं जा रहा है। इसी सुपरपोजिशन से लिंक्स द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं और बाकी इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड यू विल फाइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑप्टिक्स में भी और यहाँ पर भी। आपने कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ, बट जनरल वेव हुआ तो नॉट साइनोसॉइडल। once can you show the previous slide? Yes, that's the previous slide. हाँ, अगर ये जनरल केस हुआ, साइनोसॉइडल नहीं हुआ, तब भी हम लोग यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कॉन्सेप्ट हमारा ये है। सो नो मैटर कौन से वेव्स हैं, हम y1 प्लस y2 करेंगे, दैट इज अ सुपरपोजिशन। हाँ, उसका आंसर फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर कब आता है? जब साइनोसॉइडल वेव्स को हम लोग लेते हैं और साइंस और कॉस का सम साइंस कॉस के कर्म में लिख लेते हैं। कुछ और आएगा तो हम y1 प्लस y2 करेंगे। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे पता करते हैं? डेफिनेशन से। इसलिए डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में क्या बोला गया? बहुत जनरल तरीके से, कोई भी दो या उससे ज्यादा वेव्स मिलते हैं सेम स्पेस पे सेम टाइम पर, तो उनका रिजल्टेंट डिस्टरबेंस इंडिविजुअल डिस्टरबेंस के सम के बराबर होता है। और उसके बाद ये फेजर कब यूज करेंगे? फेजर हम यूज करेंगे जब हमारे पास साइनोसॉइडल स्टफ होगा। अपने फिर लिखा व्हाट हैपेंस इफ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम। अगर वेवलेंथ और वेलोसिटी सेम नहीं है तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे और k1 x1 k1 या ओमेगा 1 सब लिखने वाले हम लोग, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख करके छोड़ देंगे। जो पूछेगा उसी एक्सप्रेशन से अपना आंसर दे देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कितना कर पाएंगे उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कैसे एक्सप्रेशन दिए गए। और फिर आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम उसका रिजल्टेंट ये लिख सकते हैं। ये जो फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है, वो तभी अवेलेबल है जब हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शंस हों और उनमें केवल न्यूमेरिकल डिफरेंस चल रहा हो, और जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट चल रहा हो। मतलब अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर 30 डिग्री का है या π/3 का है फेज डिफरेंस का, तो π/3 रहना चाहिए। राइट। सो उसके लिए अगर हमारा k और ओमेगा बदलने लगेगा, तो फिर आप देखोगे पोजीशन और टाइम बदलने से इन नंबर्स में भी डिफरेंस आने लगेगा। इन दोनों में आपस में डिफरेंस आ जाएगा तो एक नया फेज डिफरेंस आने लगेगा, जो कि लोकेशन और पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा। तो फिर ये नहीं करेंगे। सो ये सिंपलेस्ट वर्जन के लिए है, और सिंपलेस्ट वर्जन हमारे लिए कब रहेगा? जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बराबर हो। अभी हम लोग इसको डिटेल में लिख देंगे और तब हम ये कर सकते हैं। ये हमारी फैसिलिटी हमारे पास तब है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है, ये फिजिक्स का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है और हमको सिंप्लीफाइड वर्जन बताता है। आप सोचो ना कि साइन है कॉस, अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, या फिर साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, और भी टर्म्स बढ़ते जाएंगे, टर्म्स इतने बढ़ जाएंगे कि हमको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये फेजर टेक्निक क्या करता है? उसको बोलता है कि नहीं, वो सिंप्लीफाइड होकर के यही बनता है। फिर आपको क्या पता करना होता है? केवल दो टर्म्स, पहला टर्म्स दूसरा टर्म। पहला टर्म भी पता आता है, सेकेंड भी पता चल जाता है, लाइफ इजी हो जाती है। ओके, फेजर्स नहीं लगा सकते ना, उस केस में फिर हम डायरेक्टली फेजर्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। फिर अपने को क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा बेसिक तरीके से। कैन वी टेक फेजर्स ऑफ कॉस फंक्शंस बाय कन्वर्टिंग देम टू साइन? यस, आप इसको साइन में रखो या कॉस में रखो, लेकिन एक ही में रखो। सो साइन साइन में रख लो सभी को, या फिर सभी को कॉस कॉस पे रखो। माइंडेड कि अंदर बाहर पॉजिटिव भी रखना है, ये भी एक कंडीशन रहेगी। सो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में केवल साइन और कॉस, ऐसा नहीं कि आप उसको सेक में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर टेन में कन्वर्ट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। सो साइनोसॉइडल फंक्शन का मतलब साइन और कॉस है। साइन और कॉस में चलेगा, बाहर पॉजिटिव रखना है सो दैट कि हम फेज डिफरेंस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाए, और इसके बाद आप इसको प्लॉट कर सकते हो। So cos or sin, either of the two will work. Now यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और
इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और जिनका आप इजीली आंसर भी दे पाओगे अगर एक बार आप समझ जाते हो, और पूरा वेव ऑप्टिक्स इसी पर बेस्ड है। सो इंटरफेरेंस क्या होता है शॉर्ट में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, और बस उन्हीं पॉइंट्स को आपको समझना है। तो ऐसा बोलेगा कि व्हेन two or more waves of same wavelength and frequency superpose each other or one another, then resultant intensity varies between its minimum and maximum value. This variation of intensity or energy, this variation of energy or intensity is known as interference of waves. ये जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एक पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है, और ये आपको काफी कुछ नया विजुलाइज करने में लाएगा। सो जब हम लोग इसका डिटेल समझ लेंगे, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरप्रेट करेंगे, then you will realize something that you might not be knowing yet, और काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है, और इसीलिए इस एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। क्या लिखा गया मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, और आप बस उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। जब हम दो या उससे ज्यादा वेव्स को जिनका सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी हो, सो दैट कि हम फेजर ये सब यूज कर पाए, सुपरपोज करते हैं, तो जब सुपरपोज करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होता है। सुपरपोजिशन आपने देख रखा है, ये सुपरपोजिशन होता है, रिजल्टेंट वेव चेंज हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है, और एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है क्या, इंटेंसिटी और एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि उस लोकेशन पे जहाँ पर ये सुपरपोजिशन चल रहा होगा वहाँ पर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी चेंज होने का मतलब जो इंटेंसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, वो वैरी कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन दिस सुपरपोजिंग वेव। तो इनका जो वेरिएशन हो रहा होता है इंटेंसिटी का, किस और जो इंटेंसिटी वैरी करती है वो अपनी लिमिट्स के बीच में वैरी करती है। उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बीच में इंटेंसिटी लाई कर रही होती है। तो ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है, इसी इंटेंसिटी के वेरिएशन को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। So interference means how intensity is varying because of superposition of two or more waves. So basically we need to identify how the intensity varies. तो इंटेंसिटी के वेरिएशन के बारे में बात करना है। सो इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स करने के बाद फिर आज लेक्चर को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। सुपरपोजिशन देखा, हम उसी एग्जांपल को पिक कर लेते हैं। y1 हमारे पास एक वेव है, a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। दूसरा भी है a2 sin kx माइनस ओमेगा टी, दोनों में वेरी डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। अगर ये सुपरपोज करते हैं तो रिजल्टेंट की वेव क्या बनती है, रिजल्टेंट वेव बनती है a sin kx माइनस ओमेगा टी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की बनती है, लेकिन कोई नया फेज डिफरेंस लेके आती है। जहाँ पर a क्या होता है, a स्क्वायर की वैल्यू होती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई होती है। अभी फाई के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे। और तो ये रिलेशन अपने को पता होता है। अच्छा, अपने को ये पता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी होगी फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी।
सेकेंड वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो सेकेंड एम्पलीट्यूड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगी। तो ये रिलेशन आने वाला है। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से सी नाम दे दिया, तो क्या इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आई बाई सी, मे बी लाइक आई, सी इज अ कांस्टेंट या फिर कोई और नंबर के, और जो भी आप जानना चाहो। मैं सी लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट। ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं आई वन अपॉन सी। ए टू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्या आई टू अपॉन सी लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ए वन के प्लेस पे लिखेंगे अंडर रूट आई वन बाई सी, इसको लिखा जाएगा अंडर रूट आई टू बाई सी इंटू कॉस फाई। सी का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखोगे सी 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 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सी, यहाँ से सी, और इन अंडर रूट वाला भी सी बाहर निकल आएगा, सो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने वाला हूँ। क्या रिजल्ट आ रहा है? आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये बताता है कि इंटेंसिटी, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो दोनों इंटेंसिटीज पे कैसे डिपेंड करती है। सो यहाँ से आई निकला आई वन प्लस आई टू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। आपके लिए फूड फॉर थॉट आ जाएगा यहाँ पर। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब इंटेंसिटी पढ़ा था तो हम लोगों ने ये बात बोली थी कि इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको वापस लेके दिखा भी सकता हूँ। ये इंटेंसिटी था और हम लोगों ने बोला था इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग स्केलर को हैंडल करना जानते हैं, वी नो हाउ टू हैंडल द स्केलर्स। सो सपोज कर लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं। वेव्स का मतलब आप दो साउंड की बात कर सकते हो, यानी दो स्पीकर एक साथ बज रहे हैं, या दो पर्सन एक साथ टॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि दो लाइट्स एक साथ एक ही स्पेस पर हैं, जैसे कि दो ट्यूब लाइट्स को आपने एक ही रूम पे लगा रखा है। सो दोनों का लाइट एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है सेम टाइम पर, तो वहां पे सुपरपोजिशन चल रहा है। बेसिकली दो इंटेंसिटीज एक साथ मिल रही हैं। तो हम लोग जानते हैं स्केलर में अगर दो इंटेंसिटीज एक साथ, दो स्केलर नंबर मिलते हैं ए और बी, तो उनका एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी, इजंट इट? सो अगर दो इंटेंसिटीज एक साथ होंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आएगा? तो एज पर स्केलर्स अपने को ये समझ में आता है कि अगर एक इंटेंसिटी आई वन है, दूसरा इंटेंसिटी आई टू है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाना चाहिए? आई वन प्लस आई टू हो जाना चाहिए, इजंट इट? लेकिन अभी हम लोगों ने जो इंटरफेरेंस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला। सी दिस फॉर्मूला, this formula is not saying I is equal to I1 plus I2. No, this is not saying I1 plus I2. It is saying I1 plus I2 plus something. And this something is very important. This something makes a difference. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स मे बी लाइक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सपोज कर लीजिए आपके पास एक रूम है, डार्क रूम है, आपने एक बल्ब लगाया, तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी। लाइट इज वेव, और इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट के लिए ब्राइटनेस से। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा ब्राइट लाइट, कम इंटेंसिटी का मतलब कम ब्राइट लाइट। तो अगर इसने एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस दिया, आपने एक दूसरा बल्ब भी लगा लिया, उसने एक दूसरा ब्राइटनेस दिया, दोनों अगर अलग अलग आप रूम पे उनको ग्लो कराओगे तो उनकी अपनी अकॉर्डिंगली जितनी ब्राइटनेस है वो आपको मिलेगी। अगर आपने दोनों को एक साथ ऑन किया तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ब्राइटनेस बढ़ जाएगी या ब्राइटनेस कम हो जाएगी, या फिर बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या फिर वही रहेगी जो इंडिविजुअल की वजह से थी? तो आपके थॉट्स में और इस थॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको ब्राइटनेस बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन लेकिन होगा क्या? अगर इस एक्सप्रेशन से जाओगे तो आप पाओगे कि ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा फाई कैसा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि दो बल्ब को एक साथ ग्लो कराने से ब्राइटनेस बढ़ जाए,
ऐसा भी हो सकता है कि दो बल्ब्स को एक साथ ग्लो कराने से ब्राइटनेस खत्म हो जाए। तो आगे हम देखेंगे कि अगर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, एक साथ ग्लो किया, पर्टिकुलर कंडीशन लेकर के चले हैं, तो यहाँ पर डार्कनेस हो जाएगी। नॉट इन द इंटायर स्पेस, सर्टेन स्पेस पर डार्कनेस आ जाएगी, सर्टेन स्पेस पर आप पाओगे कि ब्राइटनेस आएगी। सर्टेन स्पेस पर ब्राइटनेस I1 के बराबर हो सकती है, कुछ पर I2 के बराबर हो सकती है, कुछ पर I1 प्लस I2 के बराबर हो सकती है, कुछ पर I1 प्लस I2 से भी ज्यादा हो सकती है, और कुछ पर कम भी हो सकती है। सो यस, तो वो स्ट्रिप्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वो YDSC एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट इज कि लाइट्स आपस में मिल करके ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो ये cos phi डिसाइड करता है, क्योंकि cos phi नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव हो गया तो ये यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन आने से ये I1 प्लस I2 से कम हो जाएगा, और प्लस आ सकता है तो एडअप भी कर जाएगा। तो कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा, इसको हम लोग न्यूमेरिकली नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, इसी एक्सप्रेशन ऑनवर्ड्स। जल्दी में मैं क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा हूँ, तो अभी आप इतना ज़रूर लर्न कर लीजिए कि इंटेंसिटीज के वेरिएशन को इंटरफेरेंस कहेंगे, और इंटेंसिटीज का वेरिएशन इस एक्सप्रेशन से गवर्न होता है, जिसमें फर्स्ट का इंटेंसिटी, सेकेंड का इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस रोल प्ले कर रहा होता है। और कौन सा फेज डिफरेंस रोल प्ले करेगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न की हैं, पर्टिकुलरली पावर, ट्रांसमिशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, इंटेंसिटी के बारे में बात किया, सुपरपोजिशन के बारे में बात करना, और इंटरफेरेंस के बारे में बात करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने लिखा है इज इट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरफेरेंस? यस, सो दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, ये केवल लाइट के लिए नहीं है, साउंड के लिए। जब दो लोग बात करते हैं या फिर दो स्पीकर चल रहे होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको साउंड कोहेरेंट सोर्सेस होंगे और कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस होगा, तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि दो लाउडनेस एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएं, यानी दो आवाजें एक साथ आकर के एक दूसरे को नलीफाई कर करके लाउडनेस को खत्म कर दें। तो इसके हम लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन डील करेंगे उस पर बेस्ड। ऑनलाइन डाउट सेशन रखो। ओके, ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे। इज इंटरफेरेंस द लास्ट टॉपिक ऑफ वेव? वेव में ये स्ट्रिंग वेव का आप कह सकते हो। इसके बाद में अभी इसी का काउंटर वर्जन है साउंड वेव। तो ये सारी चीजें साउंड वेव के लिए भी ऑलमोस्ट वैलिड है, तो उनको भी क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे। एंड देन उसके बाद अभी टाइम लगेगा। वेव में वी विल टेक टाइम। साउंड वेव है, इसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट है, कई सारा पॉइंट अभी बाकी है, तो इट विल टेक टाइम। SHM में ज़रा डाउट्स हैं, ज़्यादा डाउट्स हैं, तो मैं SHM का आपको सोल्यूशन पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। वो आपको हेल्प कर देगा बहुत सारे डाउट को रिजॉल्व करने में। उसके बाद जो डाउट्स कम बचेंगे उनका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सर और यस, सर मतलब एसएचएम में कुछ अलग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट डाल के कुछ तो भी कर रहे थे। अगर वो पीवी रेस्ट पावर गामा कांस्टेंट आकर आ रहे हैं तो उसको अभी होल्ड कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में वो डील हो जाएगा। अभी डिस्कशन में भी अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में डील करने वाले हैं। सो जितना पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर जो आ रहा है वो आप कर सकते हो, फिर भी हम लोग डाउट सेशन रख सकते हैं, नॉट एन इशू। सर और एक क्वेश्चन में ऐसा था कि पानी में एक था ब्लॉक डिप किया तो वाटर की लेवल भी इंक्रीज कर रही थी, वैसे हमने फ्लूइड्स में तो नहीं किया था। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी उस आपका डाउट्स रिजॉल्व हो पाएगा। सो सैटरडे को लगा सकते हैं उसके लिए एक डिस्कशन सेशन, डाउट डिस्कशन सेशन, और मे बी संडे को एक्स्ट्रा, व्हाटएवर विल बी सुटेबल। सर उसके संडे लिए फिर मैं कल कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि 2 लेक्चर अपने डाउट डिस्कशन में चले गए, पेपर को डिटेल में डिस्कस किया है। सो संडे को रखेंगे तो फिर आपका एक जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो चला जाएगा सैटरडे सर को संडे को हाँ, वो एक्स्ट्रा लेक्चर फिर संडे को ही रखेंगे। पेटी सर ऑलरेडी क्लास ले रहे संडे को।
अच्छा, तो हाँ उस टाइम संडे के टाइम पर हम लोग एटलीस्ट ये डिस्कशन डाउट सेशन तो रख ही सकते हैं, नॉट एन इशू। तो मॉर्निंग ले सकते क्या आप सेम टाइमिंग पे? सर सर मॉर्निंग ले लेंगे कभी? केमिस्ट्री का कौन सा टाइमिंग है? केमिस्ट्री का सर ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन ठीक है, मैं सर से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। सर और मॉर्निंग में नहीं लेते क्लासेस। ठीक है, तो अपना मॉर्निंग का टाइम जो है वो सुटेबल है, उसी टाइम पर रखेंगे ताकि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस संडे तक मैं आपको बता था एस्टिमेट करके कि वेब कितना आगे बढ़ता है। मोस्ट लाइकली वेब और जो एसएचएम है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सर सिर्फ एसएचएम का के डाउट्स है, क्या वेव्स के भी करें? वेव्स के CV वाले क्या समझा नहीं, एसएचएम के डाउट एंड एसएचएम के डाउट्स पूछने हैं या वेव्स के भी? पहले आप एसएचएम को कवर कर लीजिए, अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आप वेब्स के भी पूछ सकते हो। तो इन केस वेब में जितना पढ़ा है अपने आपके डाउट्स आएंगे तो पहली प्रायोरिटी एसएचएम के लिए रहेगी। अगर वो कंप्लीट हो जाता है, आपके डाउट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर आप वेब के पूछ सकते हो, बिल्कुल बताएंगे। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू देन।